वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 12 जुलाई की करंट अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस। आगे आने वाले एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइलिंगुअल आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आप इनको डेली बेसिस पे करते रहिएगा, जिससे कि आपके सभी करंट अफेयर्स कवर हो जाए। एक भी सवाल ऐसा ना करंट अफेयर्स है कि जो आपका एग्जाम में आए और आपसे छूट जाए। गैस बन चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो 12 जुलाई करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूँगा गाइस, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू परफॉर्मेंस देखें या प्रिपरेशन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 12 जुलाई करंट अफेयर। सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एक GS1 से न्यूज़ आ रही है, एंशंट बुद्धिस्ट साइट से। तो एक एंशंट बुद्धिस्ट साइट है जो 20 सालों से ऐसे ही अनअटेंडेड पड़ी थी, यानी कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी सरकार, तो अब वो फाइनली फोकस में आ गई है। तो लेफ्ट ऑलमोस्ट अनअटेंडेड टू फॉर 20 ईयर्स, तो 20 सालों से वो ऐसी ही पड़ी थी। आफ्टर इट केम टू लाइट थ्रू द एक्सकेवेशन बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ASI ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई की, तो उसके बीच यानी कि 1994 से लेकर 2001 के बीच में उन्हें एक साइट मिली जो कि बुद्धिस्ट साइट थी, लेकिन उसे 2022 तक अगर हम देखें, यानी कि 20 साल तक वो ऐसी ही पड़ी रही। द एंशंट बुद्धिस्ट साइट ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर नियर कंगनहाली इन कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट। तो कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में कंगनहाली के पास एक बुद्धिस्ट साइट है। द ASI हैज़ नाउ कम अप विद अ प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द साइट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 3.5 करोड़ रुपये। तो 3.5 करोड़ रुपये के साथ कहा जा रहा है कि ASI ने अब उसके कंजर्वेशन के लिए, यानी कि उसके संरक्षण के लिए प्लान लेके आई है। एक मैग्निफिसेंट महास्तूप है वहाँ पे, जिसको अधोलक महाचैत्य भी कहा जा रहा है, यानी कि ग्रेट स्तूपा ऑफ द नीदर वर्ल्ड्स कहा जा रहा है इन द inscriptions. While the stupa is believed to be one of the largest of its time, the stone portrait is considered to be the only surviving image of the Mauryan emperor. तो देखिए वहाँ पे जो स्तूप है, कहा जा रहा है कि ये अपने समय का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपों में से एक हुआ करता था। द स्टोन पोर्ट्रेट, और वहाँ पे जो स्टोन का एक पोर्ट्रेट है, इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली सर्वाइविंग इमेज ऑफ द मौर्यन एम्परर विच हैड द इंस्क्रिप्शन राय अशोक इन ब्राह्मी। तो एक वहाँ पे स्टोन का पोर्ट्रेट भी मिला है जिसमें अशोक की इमेज बनी हुई है, और माना जाता है कि वो अपने आप में एकमात्र सर्वाइविंग इमेज है जो मौर्यन एम्परर की है, जिसके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन भी है, वहाँ पे लिखा हुआ भी है राय अशोका। तो राय अशोका मतलब कि लोगों के लिए राजा की बात की जा रही थी, तो अशोका को कहा जा रहा है ये राय अशोको। नेक्स्ट आता है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है एक सीज्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी उधमपुर में। तो उधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर एक सीज्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है, यानी कि जो GS1 के अंदर ज्योग्राफी से कॉन्सेप्ट आता है अर्थक्वेक का, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि वहाँ पे जो उधमपुर है, वहाँ पे एक जो सीज्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इसलिए लगाई गई है क्योंकि वहाँ उसके नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेट है। तो उधमपुर इमर्जेस ऑन द वर्ल्ड सीज्मोलॉजिकल मैप, गेट्स इंडियाज़ 153rd सीजमिक स्टेशन। तो सीज्मोलॉजिकल मैप पे आके उधमपुर जम्मू कश्मीर का, और वहाँ पे भारत का उसे 153वां सीजमिक स्टेशन वहाँ लगाया गया है। ये एक इनिशिएटिव है नेशनल सेंटर ऑफ सीज्मोलॉजी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज का। तो जो ओशन रिसोर्सेज हैं, कोस्टल इनिशिएटिव्स एंड अर्थक्वेक स्टडीज़ आर अमंग फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप पॉसिबिलिटीज़, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफर कर रही है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2 सीज्मोलॉजिकल फोल्ड लाइंस के बीच में पड़ता है, एंड दस कैन प्रोवाइड क्रिटिकल डेटा रिलेटेड टू द अर्थक्वेक। इसलिए वहाँ पे अर्थक्वेक्स के बारे में काफ़ी क्रिटिकल डेटा वहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले बिहार से न्यूज़ है कि बिहार में जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन डिग्रीज लेके आते हैं, मान लेते कोई स्टूडेंट चाइना में, नेपाल में या किसी दूसरे बाहर के किसी कॉलेज से पढ़ के आ रहा है, तो वो पहले बिहार में गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हुआ करता था। लेकिन अब सरकार ने इसको अमेंड करते हुए कह दिया है कि अब वो बिहार में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, यानी कि अगर PCS के लिए वो पढ़ना चाहे फॉर एग्जाम्पल, तो वो बिहार PCS के लिए भर सकता है। तो इंडियंस विद अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी विल नाउ बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन बिहार एज द स्टेट गवर्नमेंट मेड चेंजेस। तो स्टेट गवर्नमेंट ने चेंज की हैं रूल को। ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा आर्टिकल 16 जो है, यानी कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है, कि जो जॉब के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है, उसका कहीं ना कहीं हनन होता था कि जो स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ के आ गए उनको सरकार, यानी कि जो बिहार सरकार थी, यानी कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने नहीं दे रही थी। नेक्स्ट आता है मेट्स ऑफ मनरेगा। देखिए मनरेगा काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहता है, हमेशा ज़्यादातर साल भर न्यूज़ में रहता है। अब एक ये नए कॉन्सेप्ट के लिए न्यूज़ में है, वो है मेट्स।
तो मनरेगा में जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी कि जिनके अंदर कौशल नहीं होता, वो वहाँ पे काम करते हैं 100 दिन, तो ये सबको पता है। लेकिन उनके ऊपर अब एक मेड्स का कॉन्सेप्ट भी लगाया गया था। वो जो मेड्स थे वो उन वर्कर्स के ऊपर होते थे और ये देखते थे कि क्या काम तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेड्स को, क्योंकि वो काम थोड़ा सा और ज़्यादा काम था मेड्स का, तो इसलिए उनको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए जाते थे। दिक्कत क्या आ रही है कि उन लोगों को वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे या उनको उनकी सैलरी ही नहीं मिल रही है। तो एज पर दी मनरेगा द वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज़ टू बी पेड विद इन 15 डेज एंड इफ़ देयर इज़ अ डिले द सेंटर हैज़ टू कंपनसेट देम। अब देखिए, मनरेगा एक्ट के तहत ये है कि जो अनस्किल्ड वर्कर है, यानी कि जो जिसके अंदर कौशल नहीं है जिस श्रमिक में, और वो जो काम कर रहा है, उसको 15 दिन के भीतर उनको आपको तनख्वाह देनी होती है, उनको वेजेस देनी होती है। अगर आप इन केस गवर्नमेंट फेल होती है कि वो 15 दिन में तनख्वाह नहीं देती, उनको सैलरी नहीं देती, तो उनकी जो वेजेस हैं उन पे कंपनसेशन भी सरकार को देना पड़ता है। ये एक्ट के तहत है, हालांकि ऐसा धरातल पे नहीं होता। तो मेट्स हु आर द फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स ऑफ द प्रोग्राम्स आर लिस्टेड एज सेमी स्किल्ड वर्कर्स बिकॉज ऑफ द स्पेशलिस्ट नेचर ऑफ देयर जॉब। अब जो मेट्स हैं, अब मेट्स को क्या कह दिया गया है, उनको फ्रंट लाइन सुपरवाइजर है वो, यानी कि सुपरवाइज करते हैं कि काम तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उनको अनस्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में ना रख के सेमी स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में रख दिया गया है, क्योंकि उनका काम जो है थोड़ा सा स्पेशलिस्ट टाइप का हो गया है कि उनको सुपरवाइज करना है। देयर वेजेस कम फ्रॉम द मटेरियल कंपोनेंट। अब देखिए, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जो मेट्स हैं उनकी जो सैलरी है, जो मटेरियल कंपोनेंट केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है, यानी कि मटेरियल के लिए जो पैसा केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है, उससे मेट्स की सैलरी आती है। अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मटेरियल कंपोनेंट के पैसे हैं वो बहुत टाइम से नहीं आए हैं, जिससे कि मेट्स को जो वो 60% जो कंपोनेंट है सैलरी का, मटेरियल कंपोनेंट का, जब वो नहीं आ रहा है, तो यानी कि मेट्स को उनकी सैलरी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो देयर वेजेस कम फ्रॉम द मटेरियल कंपोनेंट 60% ऑफ विच इज पेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो 60% जो है उसमें केंद्र सरकार देती है। दिस कंपोनेंट इज नाउ बीइंग रिलीज्ड इरेटिकली कॉट अप इन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड क्रॉनिक फंड क्रंच। अब देखिए, ये जो कंपोनेंट है मटेरियल कंपोनेंट वाला, अब इसमें ये बहुत ही धीरे धीरे ये पैसा आ रहा है। कभी ये ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो जाती है, यानी कि रेड टेपिज्म की बात की जा रही है कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके पास से फाइलें चलती नहीं हैं, और क्रॉनिक फंड क्रंच यानी कि पैसे की कमी है। सरकार इतना टैक्स लगा रही है, फिर भी सरकार के पास पैसे की कमी रहती है। द मेट्स इन राजस्थान आर पेड ओनली मार्जिनली मोर देन दी वर्कर्स। अब देखिए, जो राजस्थान में मेट्स हैं उनको बहुत ही कम रुपए ऊपर मिलते हैं। अगर हम कहें कि जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं और मेट्स को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 4 या 5 रुपये का डिफरेंस आता है। येस, तो मनरेगा वर्कर्स को 231 रुपये मिलते हैं, लेकिन मेट्स को 235 रुपये मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 रुपये के डिफरेंस की वजह से मेट्स को उनकी तनख्वाह इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि 4 रुपये की वजह से वो सेमी स्किल्ड हो गए, और सेमी स्किल्ड जो पैसे आएंगे वो मटेरियल कंपोनेंट्स आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे दे नहीं रही है। तो यानी कि बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि जो मेट्स लोग बने हुए हैं उनको पैसे ही नहीं मिल रहे, जो ऊपर के बढ़े हुए 4 रुपये थे, इसके वजह से उनको पूरी सैलरी ही नहीं मिल रही। टू डील विद दिस सिस्टमेटिक फ्लॉ इन छत्तीसगढ़ द मेट्स आर क्लब्ड विद अनस्किल्ड लेबरर्स। अब देखिए, इस सिस्टमेटिक फ्लॉ को डील करने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या करा, जो प्रेजेंट वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि मेट्स को अनस्किल्ड लेबर के साथ ही जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो सैलरी है वो तो आ ही जाएगी, जो 231 रुपये मान लेते देते हैं वहाँ पे भी, तो 231 रुपये तो उन्हें मिल ही जाएंगे। बाकी की जो ऊपर 4 या 5 रुपये जो थे, वो जब केंद्र सरकार की तरफ से मटेरियल कंपोनेंट आएगा तो उनको वो बाद में दे दिए जाएंगे। तो इन झारखंड टू द मेट्स डिस्करेज्ड बाय द डिले हैव स्टार्टेड लिस्टिंग देमसेल्व्स इन द अनस्किल्ड कैटेगरी। तो झारखंड ने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। कर्नाटका ने इसका तरीका निकाला है। तो कर्नाटका द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फाउंड अ वे अराउंड द प्रॉब्लम। वो मेट्स को वही पैसे देते हैं जो एक अनस्किल्ड वर्कर को मिलते हैं, लेकिन जो मेट्स के थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे थे, 4 रुपये 5 रुपये जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उनको, वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो उनको तब मिल जाएंगे जब वहाँ से पैसे आ जाएंगे, यानी कि केंद्र सरकार उनको जब मटेरियल कंपोनेंट के पैसे देंगी तब वो आके मेट्स को दे देंगे। तो यानी इससे ये फ़ायदा हुआ कि मेट्स के बिल्कुल भी हाथ नहीं रुके, यानी कि उनको 230 231 रुपये तो मिल ही गए, बाकी बचे हुए जो 4 रुपये थे वो उनको बाद में मिल जाएंगे। उस 4 रुपये की वजह से उनकी पूरी की पूरी सैलरी जो है वो नहीं रुकेगी। अ मेल मेड गेट्स ₹4 एंड अ फीमेल ₹1 पर वर्कर दे मोबिलाइज। तो हर वर्कर के हिसाब से उनको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। दिस इंसेंटिव कम्स फ्रॉम द मटेरियल कंपोनेंट विच इज़ रिलीज्ड व्हेन वी गेट द फंड्स फ्रॉम द सेंटर। तो दिस वे ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर वेजेस आर डिलेड। तो इससे बहुत छोटा सा जो हिस्सा है उनकी सैलरी का वही डिले होता है। बाकी मेड्स जो हैं वो क्रिटिकल फंक्शनरी हैं मनरेगा के, और जो किसी प्रोग्राम का सक्सेस है या फेलियर है ये मेड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेड्स होते हैं वो गाँव के पर्सन होते हैं, वो थोड़े सेमी स्किल्ड होते हैं, तो यानी कि वो
और जो लोगों को काम पे लगाते हैं तो उनको अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा। तो देखिए, योगा में जो भी प्रमोट कर रहा है योगा को या डेवलपमेंट करता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने सेकंड, जब हम डे सेलिब्रेट कर रहे थे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2016 में, जब हमने सेकंड टाइम सेलिब्रेट किया था, तब वहाँ पे उस टाइम प्रधानमंत्री ने इस प्रोग्राम का लॉन्च किया था कि हम उसको हमेशा अवार्ड्स दिया करेंगे योगा के डेवलपमेंट के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर्स का जो अवार्ड है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा, ये मोस्ट कोवेटेड ऑनर है इन द फील्ड ऑफ योगा, जो कि 2021 का अनाउंस किया गया है। तो दो इंडिविजुअल्स हैं जिनका नाम है श्री भिकू संघा सेन, जो कि लेह लद्दाख से हैं, और श्री मार्कस विनिकस रोजो रोड्रिग्स, जो कि साओ पोलो ब्राज़ील से हैं। ये तो दो इंडिविजुअल्स हैं। और जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक का नाम है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ये ऋषिकेश उत्तराखंड से है, और एक है ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम से है। उनको ये अवार्ड मिला है। The awards for the outstanding contribution towards the development and promotion of yoga was announced by the Prime Minister of India on the occasion of Second International Day of Yoga। तो जब सेकेंड इंटरनेशनल डे बनाया गया 2016 में, तो यानी कि 2015 वाले के जे, क्योंकि 2015 में स्टार्ट किया गया था योगा बनाना, तो 2015 में इसको 2015 का अवार्ड दिया गया, यानी कि एक साल पहले का अवार्ड दिया जाएगा। तो 2022 में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 2021 का अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर विशेश्वर टुडू इनॉग्रेटेड 20th फॉक फेयर एंड 13th कृषि फेयर एट पुरी, उड़ीसा। तो उड़ीसा के पुरी में, जगन्नाथपुरी में 20वां फॉक फेयर सेलिब्रेट किया जा रहा है और 13वां कृषि फेयर, यानी कि जो कृषि मेला है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 5 दिन का लंबा फेयर है ये, जो कि ट्राइबल आर्ट को, कल्चर को और इनोवेशन को खेती के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में वहाँ पे दर्शाएगा। फिर श्री किशन जी रेड्डी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक ज्योतिर्गम्य। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकते हैं कि ज्योतिर्गम्य भी न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिर्गम्य ये एक फेस्टिवल है जो शोकेस कर रहा है टैलेंट ऑफ अनसंग परफॉर्मर्स फ्रॉम 21 to 25 जून। तो जो अनसंग परफॉर्मर्स हैं, यानी कि जिनके बारे में सुना नहीं जाता या जिनको ज़्यादा आप वैल्यू नहीं देते हैं, तो उनके परफॉर्मर्स के बारे में बात की जा रही है। 21 से 25 जून के बीच में किया गया था। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे, संगीत नाटक अकेडमी ने ज्योतिर्गम्य चलाया, जो कि एक फेस्टिवल था टू शोकेस द टैलेंट ऑफ रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। अब देखिए, जो रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, चाहे अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स हो गए, जो सड़क पे परफॉर्म करते हैं, ट्रेन में एंटरटेन करते हैं, परफॉर्मर्स अटैच टू टेम्पल्स, तो वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोफेशनली जो सिंगर्स होते हैं वो वहाँ पे अपने स्टूडियो में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक, कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, जिससे कि पूरे देश में एक ही राशन कार्ड चलेगा। देखिए, अब तक क्या होता था कि मान लेते हैं कोई पर्सन अगर उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के वो किसी गांव से बिलोंग करता है, तो उसके राशन कार्ड से उसको सिर्फ उसी गांव में अनाज मिल सकता था। जो सब्सिडी वाला जो अनाज होता है, सब्सिडाइज्ड जो अनाज है, उसे सिर्फ उसी गांव की राशन शॉप से मिल सकता था, और कहीं पे वो जाता तो उसको वो ना मिलता। तो इसके वजह से जिस टाइम पे देखा गया कि कोरोना के टाइम पे जब माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी, कि जो माइग्रेट करके, मान लेते कोई यूपी का लेबर है, वो काम मुंबई में कर रहा है, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, या कहीं और भी काम कर रहा है भारत में, तो उसको अनाज नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार ने उसके लिए एक स्कीम चलाई कि जो राशन कार्ड हैं उसको पूरे सभी राज्यों में जितनी भी सस्ते गल्ले की दुकान हैं, पीडीएस शॉप्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शॉप्स हैं, उन सब से कनेक्ट कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि वो पर्सन जो है कहीं से भी जो सब्सिडाइज्ड राइस है या सब्सिडाइज्ड वीट है, गेहूँ है, चावल है, उसको ले सकता है। तो असम बिकम्स द 36th स्टेट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड। तो असम जो है 36वां राज्य बन गया है जिसने ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो अप्लाई करती है। तो विद दिस फूड सिक्योरिटी इज़ नाउ पोर्टेबल अक्रॉस ऑल स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज थ्रू ONORC। यानी कि इसके बाद जब असम सबसे लास्ट में जुड़ा है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि भारत के अब सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरी जो हैं, इससे कनेक्ट हो गए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम प्लान है सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंश्योरिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू NFSA बेनिफिशरीज। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशरीज़ हैं, स्पेशली उसमें माइग्रेंट जो बेनिफिशरीज़ हैं, उनको सभी लोगों को ईजिली अनाज मिल सकता है पूरे भारतवर्ष में। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है पूरे देश में, जो कि बहुत ही छोटे से स्पैन में चलाया गया था। इसको अगस्त 2019 में स्टार्ट किया गया था और 80 करोड़ बेनिफिशरीज़ जो हैं उनको इससे फ़ायदा मिल रहा है।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बेनिफिशियरी सेंट्रिक हाई इम्पैक्ट प्रोग्राम इज टू एम्पावर ऑल NFSA बेनिफिशरीज टू बिकम आत्मनिर्भर, तो वो आत्मनिर्भर हो सके हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो देश में कहीं भी हो। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनीवेयर इन द कंट्री, थ्रू पोर्टेबिलिटी ऑफ देयर एग्जिस्टिंग राशन कार्ड एनेबलिंग देम टू सीमलेसली लिफ्ट देयर एंटाइटल सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, कि अब अपना जो सब्सिडी वाला फूड ग्रेन है, चाहे वो कुछ हिस्से में लें चाहे सारा का सारा ले, वो किसी भी फेयर प्राइस शॉप से, यानी कि जो सस्ते गल्ले की दुकान है वहाँ से कहीं से भी उसको खरीद सकते हैं। दिस ऑल्सो enables देयर फैमिली मेम्बर्स टू लिफ्ट बैलेंस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन द सेम राशन कार्ड। तो इससे ये फ़ायदा हुआ है कि मान लेते हैं कि पहले क्या होता था या अभी भी क्या होता है कि जो माइग्रेंट लेबर है, मान लेते हैं कि जो मेल है वो तो मुंबई में काम कर रहा है, लेकिन जो उसका गांव है, जो उसका परिवार है, वो बिहार के उसे किसी गांव में रह रहा है। तो अब वो जो उसकी वाइफ होगी और जो उसके बच्चे होंगे, तो उनके लिए भी उसको राशन चाहिए। तो अगर वो राशन कार्ड अपने साथ मुंबई ले जाएगा तो सिर्फ उसको मुंबई में मिल पाएगा, और राशन कार्ड अगर उसके गांव बिहार में रहेगा तो सिर्फ उसकी फैमिली को मिल पाएगा, उसको नहीं मिल पाएगा। तो अब इस स्कीम के तहत ये कहा गया है कि उसकी फैमिली का भी केटर हो सके और उस पर्सन का भी केटरिंग हो सके, तो यानी कि दोनों को फ़ायदा मिले। तो इसलिए यानी कि आधा जो है या कुछ हिस्सा जो है वो अपने वहाँ पे लेता रहेगा मुंबई में, और कुछ हिस्सा जो है उसी राशन कार्ड पे उसकी वाइफ लेती रहेगी, उसके घर वाले लेते रहेंगे बिहार में। तो इस तरह से स्कीम को चलाया गया है, यानी कि बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई गई है सरकार के द्वारा, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट आता है सिंस इट्स इंसेप्शन इन अगस्त 2019 अबाउट 71 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो सबसे 2019 से इसको स्टार्ट किया गया है, अगस्त 2019 से, तो 71 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो 43 करोड़ तो NFSA के तहत हुए हैं, और 27.8 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चलाई गई थी कोरोना के दौरान, उस टाइम पे चलाए गए हैं। तो ये ONORC के दौरान हुए हैं, जिसमें कि 40,000 करोड़ की फूड सब्सिडी पोर्टेबल कर दी गई है। तो अनदर डायमेंशन अंडर ONORC प्लान इज़ द मेरा राशन मोबाइल ऐप। तो एक मेरा राशन मोबाइल ऐप भी लॉन्च की जा रही है, जिससे कि मैक्सिमम एडवांटेज उठाया जा सके ONORC का। द मोबाइल ऐप इज़ प्रोवाइडिंग अ होस्ट ऑफ यूजफुल रियल टाइम इन्फॉर्मेशन टू इट्स बेनिफिशरीज एंड इज़ अवेलेबल इन 13 लैंग्वेजेस। तो बेनिफिशरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस ऐप से, और 13 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आती है। सबसे पहले इसरो के चेयरमैन जो S सोमनाथ जी हैं इस टाइम पे, उनका कहना ये है कि गगनयान का जो टेस्ट व्हीकल लॉन्च है वो अब इस साल होगा, जो क्रू अबॉर्ट मिशन है। तो मान लेते हैं क्रू अगर अंदर बैठा हो और उनको मिशन को अबॉर्ट करना हो, मिशन को ख़त्म करना हो, मान लेते हैं बीच में ही, तो क्या क्रू अबॉर्ट मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो उसकी बात की जा रही है। यानी कि पहले वो टेस्टिंग की जाएगी कि अगर क्रू मान लेते जाता है अंतरिक्ष में और उनको किसी टाइम पे दिक्कत लगती है और वो चाहते हैं कि इस मिशन को अबॉर्ट किया जा सके, तो क्या वो अबॉर्ट कर सकते हैं। तो इसरो हैज़ प्लान्ड टू लॉन्च द गगनयान टेस्ट व्हीकल फॉर अ क्रू अबॉर्ट मिशन दिस ईयर। उनके जो चेयरमैन है S सोमनाथ, ये उनका कहना है। दिस ईयर वी एम टू डिमॉन्स्ट्रेट अ क्रू एस्केप सिस्टम। तो एक क्रू एस्केप है, अगर क्रू को यानी कि जो लोग होंगे 4-5 लोग 6 लोग, जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, बेसिकली 3 एस्ट्रोनॉट्स जाने की बात की गई है कि जितने 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनको वायुमनॉट्स कहा जा रहा है भारत में। तो जो 3 वायुमनॉट्स जाएंगे, तो वो जो क्रू है यानी कि उसका एस्केप सिस्टम काम सही से करेगा या नहीं करेगा, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट ईयर वी विल डू एन अनमैन्ड क्रू मिशन। तो S सोमनाथ जी का कहना यह है कि अगले साल हम एक अनमैन्ड क्रू मिशन करेंगे, जिससे कि हम मॉड्यूल को रिकवर कर सकें। देन विल अगेन टेस्ट क्रू एस्केप सिस्टम्स 2 टाइम्स विद इंप्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो 2 बार करेंगे। देन वी हैव अ टारगेट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन 2023। तो 2023 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की बात कही गई है। तो अंडर द स्पेस पॉलिसी 2022 के जो स्पेस पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट वुड अलाउ प्राइवेट एंटिटीज़ टू ऑन एंड ऑपरेट सैटेलाइट्स। तो गवर्नमेंट जो है वो अलाउ कर रहा है कि अब वो जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो ओन भी कर सकती है और ऑपरेट भी कर सकती हैं सैटेलाइट्स को। अभी तक जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसरो के अंडर ही हैं। तो ऑल द सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया आर करंटली ओन्ड ओनली बाय इसरो। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओनली बाय इसरो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको UPSC इसमें फंसा सकता है। एंड एवरी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग चैनल इज़ लिंक्ड ओनली थ्रू इसरो। जितना भी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैं वो सब भी सिर्फ और सिर्फ इसरो के साथ, इसरो के थ्रू ही ब्रॉडकास्ट हो पाते हैं, लिंक हो पाते हैं। तो कंप्लीट ऑनरशिप वुड बी अलाउड फॉर इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वुड बी अलाउड अप टू 70%। गवर्नमेंट अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट ओवर एंड अबव दी सीलिंग। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से न्यूज़ है कि जो ग्लेशियर्स हैं द्रास में, जम्मू कश्मीर के अंदर, वो बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, आर रिसीडिंग फास्ट। तो जो डिकेडल पेस है एट विच द ग्लेशियर्स आर रिसीडिंग इन द द्रास रीजन, जो कि एक की बैटल ग्राउंड है लद्दाख में, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे। तो जो द्रास का रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। तो जो द्रास का रीजन था 1999 का जो कारगिल वॉर था,
उस टाइम पे ये बहुत ही एक फेमस बैटल ग्राउंड रहा है, जो दुनिया का बहुत ऊंचा बैटल ग्राउंड माना जाता है। एक रीसेंट स्टडी ने ये कहा है कि जो वहाँ पे व्हीकुलर ट्रैफिक बढ़ रहा है उस रीजन में, यानी कि जो व्हीकल्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, इसके वजह से वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। तो व्हीकुलर ट्रैफिक इन द रीजन विच हैज़ बीन विटनेसिंग अ मैसिव मिलिट्री बिल्डअप ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जून 2020 से जब से वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा मैसिव मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है इंडिया चाइना की तरफ से, तो तब से वहाँ पे व्हीकुलर ट्रैफिक जो है, यानी कि व्हीकल्स की जो आवाजाही है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। स्टडी रिपोर्ट्स दैट द ग्लेशियर एरिया डिक्रीज फ्रॉम 176 स्क्वायर किलोमीटर इन 2000 टू 171 इन 2020। तो यानी 20 सालों में 176 स्क्वायर किलोमीटर से 171 स्क्वायर किलोमीटर रह गया, यानी कि 5 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो गया है, जो कि अपना में 3% था टोटल ग्लेशियर एरिया का। तो डेब्री कवर हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर मेल्टिंग विथ क्लीन ग्लेशियर्स लूजिंग 5% मोर देन डेब्री कवर्ड ग्लेशियर। अब देखिए, जो डेब्री होता है यानी कि जो मलबा है, अगर कोई ग्लेशियर के ऊपर डेब्री नहीं है तो वो बहुत तेज़ी से पिघलता है, अगर डेब्री है तो वो थोड़ा स्लो पिघलता है। ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन रेंज्ड फ्रॉम 287 टू 3726 नैनोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, जिसमें कि एवरेज 1518 नैनोग्राम्स हैं पर क्यूबिक मीटर जो ब्लैक कार्बन है। ब्लैक कार्बन क्या करता है कि ब्लैक कार्बन ग्लेशियर के ऊपर जो बर्फ़ है उसके ऊपर गिरता है, जिसके वजह से वो जो धूप पड़ती है जब उस पर, तो उसको अवशोषित करता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके वजह से जो बर्फ़ है वो बहुत तेज़ी से पिघलने लगती है। 1980 से 2020 के बीच में अगर हम 40 साल में देखें तो ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है 338 नैनोग्राम से बढ़कर, ये 1984 में 338 ग्राम हुआ करता था, अब ये बढ़कर 2020 में 634 नैनोग्राम हो गया है। तो इट इज़ इन्फर्ड दैट द इंक्रीजिंग ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द नेशनल हाईवे हैज़ सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द ग्लेशियर हेल्थ। तो ये कहा जाता है कि जो ब्लैक कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, वो इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि ग्लेशियर के आसपास जो नेशनल हाईवे बने हुए हैं उनसे निकलने वाला जो प्रदूषण है उसके वजह से जितना भी ब्लैक कार्बन है वो निकल रहा है और ग्लेशियर्स की हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल डाइट और फीडिंग डिवाइस जो है मॉस्किटोज़ के लिए बनाए गए हैं, यानी कि मच्छरों के ऊपर साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं और उनके लिए एक आर्टिफिशियल डाइट बनाई गई है। तो ICMR का यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक वेक्टर कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुडुचेरी का, उसने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी है उसके 2 यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए। एक तो है आर्टिफिशियल डाइट और एक फीडिंग डिवाइस है फॉर मॉस्किटोज़ रियर्ड इन लैब। तो यानी कि जिन मॉस्किटोज़ को लैब में रियर किया जाता है, उनको वहाँ पे उगाया जाता है, पाला जाता है, पैदा किया जाता है, तो उनके लिए एक आर्टिफिशियल डाइट की बात भी की गई है और उनके लिए एक फीडिंग डिवाइस भी बनाया है जिससे उनको खाना खिलाया जाएगा विद द इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो द 2 प्रोडक्ट्स अलाउ एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मास रियरिंग ऑफ मॉस्किटोज़ की मॉस्किटोज़ को बहुत बड़े स्केल पे अगर हमें पालना हो तो हम कर सकते हैं इन लैब, एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप दीज मॉस्किटोज़ हेल्दी, टू इन्वेस्टिगेट बेसिक फेसेट्स ऑफ देयर बायोलॉजी एंड टू स्टडी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की, यानी कि उनके बारे में स्टडी करने के लिए और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के बारे में पता करने के लिए उन मॉस्किटोज़ का वहाँ पे हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। मॉस्किटो फीमेल रिक्वायर्स एनिमल और ह्यूमन ब्लड डाइट टू प्रोड्यूस एग्स। अब देखिए, मॉस्किटोज़ में ये आपको पता होना चाहिए कि मॉस्किटोज़ में जो मच्छर जो हमें काटते हैं या किसी जानवर को काटते हैं वो सिर्फ फीमेल मच्छर ही काटते हैं, मेल मच्छर नहीं काटते। यानी जब भी आपके आसपास कोई मच्छर हो और वो आपको काटने की कोशिश कर रहा हो, इट मीन्स वो फीमेल मॉस्किटो है। फीमेल मॉस्किटो भी सिर्फ तभी काटती है जब उसको अपने एग्स के लिए उसको ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है, ह्यूमन ब्लड या किसी भी एनिमल का ब्लड। तो उसको अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन लाने के लिए, नरिशमेंट लाने के लिए, जिससे कि उसके अंडों को नरिशमेंट मिल सके, इसलिए वो ह्यूमन ब्लड चूसती है। मेल्स कभी भी ह्यूमन ब्लड पे फ्लैश नहीं करते, वो कभी भी ह्यूमन ब्लड को नहीं करते या किसी भी जानवर को नहीं करते। वो सिंपल जो करते हैं वो फूलों से रस लेते हैं, यानी वो फूलों के ऊपर फीड करते हैं और जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं वो ह्यूमन ब्लड या जानवरों के ब्लड को चूसती हैं। नेक्स्ट डिफेंस की न्यूज़ आती है कि एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। तो ये जो है ये मंगोलिया में कंक्लूड हुई है। तो आप बस इतना पता होना चाहिए आपको कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कहाँ पे हुई है, ये मंगोलिया में हुई है। नेक्स्ट आता है कि श्री हरदीप सिंह पुरी जो है उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, यानी कि एक निपुण स्कीम लॉन्च की गई है। निपुण इनिशिएटिव है, ये है निर्माण वर्कर्स जो हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी अपस्किलिंग हो सके, यानी कि उनकी स्किल्स को बढ़ावा मिल सके। Over 1 lakh construction workers will be trained in partnership with the National Skill Development Corporation under दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसके तहत 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कहा जा रहा है
कि 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो निपुण विल एनेबल निर्माण वर्कर्स टू सीक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए निर्माण वर्कर्स जो हैं यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की एक्टिविटीज़ में रिलेट रहते हैं, उनको बाद में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, उनकी वेजेस बढ़ सकें और वो ओवरसीज़ प्लेसमेंट भी हो सके, यानी कि जो विदेश हैं विदेशों में भी वो काम कर सकें। जो प्रोजेक्ट निपुण है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेन करना है थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़। तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है ये अपना में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 2014-15 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस एम के साथ कि जिससे कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, जो अर्बन पुअर हाउस होल्ड्स की वल्नरेबिलिटी है यानी उनको खतरा है उसको कम किया जा सके, टू एक्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आए एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रिजल्टिंग इन एन अप्रिशिएबल इंप्रूवमेंट इन देयर लाइवलीहुड्स। तो जो उनकी लाइवलीहुड है यानी उनकी जो जीविका है उसमें एक अप्रिशिएबल इंप्रूवमेंट हो सके, यानी कि एक सराहनीय आधार पर उनकी आजीविका में सुधार आ सके। तो इस चीज़ की बात की जा रही है। तो जो NSDC है जो कि नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है निपुण के लिए, ये पता होना चाहिए आपको। जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में। पहले तो ट्रेनिंग दी जाएगी, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद फिर ट्रेनिंग होगी थ्रू फ्रेश स्किलिंग बाय प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्लम्बिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया जाएगा आपके साथ। फिर इंटरनेशनल प्लेसमेंट होगा आपका इंडस्ट्रीज़ के साथ, बिल्डर्स के साथ या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। तो ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू अप्रॉक्सीमेटली 80,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो 80,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सर्टिफिकेशन के साथ, RPL सर्टिफिकेशन के साथ उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर को ब्रांड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, जबकि 14,000 कैंडिडेट्स को फ्रेश स्किल दी जाएगी थ्रू प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल इन ट्रेड्स हैविंग प्रोमिसिंग प्लेसमेंट पोटेंशियल्स, यानी कि उस तरह उन चीज़ों को सिखाया जाएगा, उनको प्लम्बिंग वगैरह की चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे कि बाहर जाके वो अच्छे से नौकरी पा सकें। कोर्सेज जो है वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ अलाइंड हैं एंड विल बी इम्पार्टेड एट एग्रीगेटेड एंड एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर। निपुण के तहत इट इज़ ऑल्सो एनविसाज्ड दैट NSDC विल प्लेस अप्रॉक्सीमेटली 12,000 पीपल इन फॉरेन कंट्रीज़। तो निपुण का जो एनविसाज है, जो परिकल्पना करी है निपुण स्कीम ने, वो ये करी है कि वो कम से कम 12,000 लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ में प्लेस करेंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया में, UAE में और गल्फ कंट्रीज़ में। तो इट विल प्रोवाइड ट्रेनीज विद कौशल बीमा, एक कौशल बीमा भी दिया जाएगा जो कि 3 साल का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस होगा जिसमें 2 लाख रुपए का कवरेज होगा। डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए भी आप जैसे आप काबिल हो सकें, भीम ऐप को चलाना जान सकें, ये सब चीज़ आपको सिखाई जाएंगी। और जो BOCW होता है यानी कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यानी कि निपुण स्कीम चलाई जा रही है जिससे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इतना पूछा जा सकता है कि निपुण जो स्कीम है वो किन लोगों के लिए चलाई गई है, तो निपुण स्कीम जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है खादी का, उसने एक वेलनेस वियर बनाया है, यानी कि एक ऐसे कपड़ा बनाया है कि जो योगा करने के समय पे आप उसको पहन सकते हैं। तो उसको नाम दिया गया है श्वधा के नाम से दिया गया है, श्वधा, टू शोकेस द वर्सैटिलिटी ऑफ द खादी ऑन इंटरनेशनल योगा डे। तो अथर्ववेद में श्वधा का मतलब है ईज, कंफर्ट या प्लेजर, यानी कि आप आराम से, जिसमें आपको ईजीनेस हो, कंफर्ट हो, वो इसका कहने का मतलब है। तो प्लगमैन ऑफ जो इंडिया है, प्लगमैन बनाया गया था, 2 वर्ड्स को जोड़ के बनाया गया है, प्लगिंग और जॉगिंग। तो जो जॉगिंग करते वक्त मान लेते हैं कि जैसे आप बीच पे कहीं जॉगिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, जॉगिंग करते वक्त अगर आपको कचरा दिखता है तो वहाँ पे आप कचरे को अगर उठाते हैं, प्लगिंग करते हैं उसकी, तो उसको प्लॉगिंग कहा गया। तो प्लॉगमैन ऑफ इंडिया जो है मिस्टर रिपु दमन बेवली, उन्होंने चूज़ किया है टू वियर द एनसेम्बल्स फ्रॉम श्रद्धा कलेक्शन एंड अप्रिशिएटेड द कंफर्ट ऑफ खादी एज अ फैब्रिक एंड सिलआउट विच प्रोवाइड ईज इन डूइंग योगा और वर्कआउट। तो वर्कआउट करते वक्त यानी कि आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उस चीज़ को करने के टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कपड़े को पहन सकते हैं, जिससे कि आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको एक्सरसाइज करना। नेक्स्ट आता है एमिलोइडोसिस। अब देखिए ये एक नई बीमारी है जो पाई गई है। तो एमिलोइडोसिस एक रेयर डिजीज़ है जो तब हो जाती है जब किसी आपकी बॉडी में एबनॉर्मल प्रोटीन आ जाता है, यानी कि प्रोटीन भी अच्छा नहीं है किसी समय पे, जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है या कोई एबनॉर्मल प्रोटीन हो जाता है तभी बीमारी होती है। इस प्रोटीन का नाम है एमिलॉइड, बिल्डअप इन वंस ऑर्गन अफेक्टिंग देयर शेप एंड फंक्शनिंग। तो अगर किसी ऑर्गन में ये बढ़ने लगे तो ये उस ऑर्गन की शेप को भी बिगाड़ देता है, उस ऑर्गन की फंक्शनिंग को भी बिगाड़ देता है। तो एमिलॉइड डिपॉजिट्स कैन बिल्ड अप इन द हार्ट। अब ये कहाँ पे जमा हो जाता है? ये हार्ट में हो सकता है, दिल में यानी कि ब्रेन में हो सकता है, किडनी में, स्प्लीन में, और जो दूसरी पार्ट्स हैं बॉडी की कहीं पे भी हो सकता है।
और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बता देता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। एमिलॉइड इज़ नॉट नॉर्मली फाउंड इन द बॉडी बट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब देखिए एमिलॉइड जो है नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलता, लेकिन अलग अलग प्रोटीन से मिलने के साथ ये बन सकता है, और अगर ये बनना शुरू हो गया या बढ़ना शुरू हो गया तो ये उस बॉडी ऑर्गन को बहुत ज़्यादा से ख़राब कर सकता है। सम वेराइटीज़ ऑफ एमिलॉइडोसिस अकर इन एसोसिएशन विद अदर डिजीजेज, दीज टाइप्स में इम्प्रूव विद ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइन डिजीज। तो जो एमिलॉइडोसिस है मे लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन फेलियर, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन फेलियर भी कर देता है, यानी कि ऑर्गन्स को ख़राब कर देगा। अगर आपके ऑर्गन ख़राब होने शुरू हो गए तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो सही से काम करेगी नहीं, और धीरे धीरे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, यानी किसी पर्सन की यहाँ पे की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दैट्स ऑल। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 12 जुलाई के गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका क्या सजेशन है, क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, पूरा वीडियो को देखा करिए जिससे कि आपकी हर चीज़ कवर हो जाए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।